अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ऊपर स्काई मीडिया में खुशामदीद। तो मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज। इनकी कंपनियां मैं गिराना शुरू करूं तो बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन हम इन्हीं से पूछेंगे। अब्दुल सलाम लोगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत में जाना चाहिए था? नहीं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपने बोला आपकी कंपनी नहीं बनी तो लोगों की तो बनाए ना आप, ये रीज़न है या कोई और वजह है इसमें भी? सबसे पहला बिजनेस जो किस नाम से ओपन किया और किस ईयर में आपने ओपन किया ये? सबसे पहला बिज़नेस जो है आज से तकरीबन 12 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था अजमान से। अजमान भी एक यूएई का छोटा सा सिटी है, लेकिन अभी तो खैर वो बहुत एक्सपेंड हो गया है, काफ़ी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था और उस कंपनी का जो नाम था वो एलिगेंट बिजनेस सर्विसेज था। और उसके बाद फिर मैंने EBMS उसको शॉर्ट में नेम दे दिया था, EBMS बिजनेस सर्विसेज। आप EBMS के तहत कौन सी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं और क्या क्या सर्विस जो है आप फ्राहम कर रहे हैं? देखिए, हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बिजनेस सेटअप की जो है वो तकरीबन 5 कंपनीज हैं डिफरेंट ब्रांड्स के नाम के साथ। उसके अलावा हमारी IT की कंपनी है और ओपन स्काई मीडिया, जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, मीडिया से रिलेटेड वो कंपनी भी है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी आ जाती है इसके अंदर। और उसके अलावा हमारी जो है IT से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, मतलब जितने भी रियल स्टेट, यस, इट्स वन ऑफ देम। मुझे उसने चैलेंज किया था कि मैं आपको 500 पीसेस देता हूँ। वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे, एक्सरसाइज रिलेटेड एक प्रोडक्ट था, तो वो 500 के 500 मैंने बेच के उसको दिखा दिए। सो इट रियली मैटर्स कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, उस हिसाब से आप अपनी कंपनी जो है वो बनाएं। तो स्टार्टअप कंपनी को मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपने शॉप नहीं बनानी, अगर आपने रिटेल बिजनेस नहीं करना, तो आप फ्री जोन से स्टार्ट लें और उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके फ्री जोन की ब्रांच आप मेनलैंड में बना दें। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दुबई में इस वक्त बूमिंग कौन सा बिजनेस है, तो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके अंदर। IT का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की दिक्कत होती है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल डेड हैं, तो वो IT कंपनीज़ उनकी सपोर्ट और हेल्प कर लेती हैं। अभी आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में या 5 सालों के बाद, मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आई थिंक AI के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी बन चुकी हैं जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आने वाले दिनों में आपको AI की बहुत ज़रूरत पड़ेगी किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो जो AI बेस्ड कंपनीज हैं वो आई थिंक उनको काफ़ी बेनिफिट होगा फ्यूचर में। अगले 5 सालों में एक तो AI बता दिया, और कौन से अगले बिजनेस इनको 5 सालों के अंदर बूस्ट मिलने वाला है जो अभी से प्लानिंग कर लो? मेरे ख्याल से AI के अलावा और कोई बिजनेस मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हैं, सारी चीज़ें उस पर जुड़ी हुई हैं। और AI भी कोई ऐसी फील्ड नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा सर, मैं ये बताएंगे, अगर किसी के पास पैसे थोड़े हैं, ठीक है, वो बिजनेस भी करना चाह रहा है, तो थोड़े से पैसों के अंदर मिनिमम जो है ना वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कितने पैसों में? बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास कम से कम पैसे हैं तो हमारे पास पैकेजेस हैं 9,500 दिरहम में। इसमें आपका लाइसेंस भी हो जाता है, इमिग्रेशन कार्ड भी हो जाता है, इसमें आपका वीज़ा भी हो जाता है, चेंज स्टेटस भी हो जाता है, और उसके अलावा आपका जो है एमिरेट्स ID और मेडिकल हो गया, बिजनेस बैंक अकाउंट हो गया, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस रह जाता है, वो उसमें हमने पैकेज में नहीं डाला क्योंकि हर इंसान की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये भी है कि आप कौन सी वाली इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मल भी आती हैं कुछ, उसके अंदर पैकेजेस हैं VIP के, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो हम एंड ऑफ द डे बता देते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज़ाद वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमें ये उधर आने वाला था, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये इसमें ये होता है कि लोग जो है कंपनी बना के और उसके अंदर लोगों को वीज़े बेचते हैं, विच इज़ इलीगल। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी आज़ाद वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और जो लोग वीज़ा वो ख़रीदते हैं उनको भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद वो कंपनी रिन्यू भी नहीं होती। नाजरीन, आज की जो मेरे साथ शख्सियत है वो मैं किस हवाले से उनका जिक्र करूं, क्योंकि इनके पीछे बहुत लगा हुआ था मैं काफ़ी अरसे से, और जिस सेटअप में मैं बैठा हुआ हूँ वो हमारे चेयरमैन भी हैं, और लेकिन इनको लाने के लिए मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी। लोगों के हमने पॉडकास्ट किए, लेकिन ये बड़े इन्होंने बिज़ी थे और उसको ज़ाहिर जब खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो आज हम जो मौजू पे बात करेंगे वो है UAE के अंदर बिज़नेस सेटअप। UAE के अंदर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? यहाँ पे आपको बिज़नेस सेटअप के लिए क्या ज़रूरत होती है? वो है लाइसेंस के बाद आपके वीज़े के प्रोसेस, आपकी फैमिली के वीज़े के प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो कामयाब शख्सियात भी हैं उन्होंने सबसे पहले एक बिज़नेस सेटअप से ही आगाज़ किया था। तो मेरे साथ मौजूद हैं
चेयरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनकी कंपनियां मैं गिराना शुरू करूं तो बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन हम इन्हीं से पूछेंगे। अब्दुल सलाम लोगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं, मेरे भाइयों की तरह भी हैं, तो इनसे हम ज़रा डिस्कस करेंगे बिज़नेस सेटअप के लिए क्या ज़रूरी है, कौन से काम यहाँ पे करने चाहिए अगले 5 सालों में, जो सेक्टर्स हैं कौन कौन से सेक्टर हैं जो बढ़ने वाले हैं, किसके ऊपर बिजनेस वो स्टार्ट करें। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मुश्किल काबू आए आप। आखिर आपने पकड़ लिया। पकड़ लिया। ये बताइए कि लगारी फैमिली तो माशाल्लाह सियासत में होती है, आपको सियासत में जाना चाहिए था? नहीं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई बॉर्न एंड बॉट अप हियर इन द यूएई। ओके। और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है अल ऐन, एक सिटी है यूएई, बड़ा प्यारा सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है। वहाँ पे आपको दुबई की तरह इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं नजर आती। इसको अल ऐन कहते हैं। इट्स कॉल्ड द आई मतलब आंखें, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आंखें कहलाया जाता है माशाल्लाह। और शेख ज़ैर रहमुल्लाह वो भी माशाल्लाह उनकी जाय पैदाइश भी वहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी हमारे वहीं पे रहते थे, फाउंडर हैं माशाल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। ये मुझे बताइएगा कि इस बिज़नेस पे सर कैसे आया आप, मतलब कि आपने बोला आपकी कंपनी नहीं बनी तो लोगों की तो बनाए ना आप, ये रीज़न है या कोई और वजह है इसमें बिजनेस? नहीं, इसकी ख़ास वजह यह है कि देखिए, क्योंकि मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, तो यहाँ का जो यूएई का लीगल सिस्टम है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे लीगली रहने के लिए फॉरेनर्स को, वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और हमारा जितना भी काम है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ है। तो मैंने कहा क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मुझे यहाँ की नो हाउ है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ का सिस्टम किस तरह से काम करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो है सर्विस इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट लाइक टू होल्ड दी स्टॉक्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसमें आपको क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। तो सर्विसेज इंडस्ट्री में आप कोई चीज़ होल्ड नहीं करते तो रिस्क फैक्टर भी आपका बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहला बिजनेस जो किस नाम से ओपन किया और किस ईयर में आपने ओपन किया ये? सबसे पहला बिज़नेस जो है आज से तकरीबन 12 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था अजमान से। अजमान भी एक यूएई का छोटा सा सिटी है, लेकिन अभी तो खैर वो बहुत एक्सपैंड हो गया है, काफ़ी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था और उस कंपनी का जो नाम था वो एलिगेंट बिजनेस सर्विसेज था। और उसके बाद फिर मैंने EBMS उसको शॉर्ट नेम दे दिया था, EBMS बिजनेस सर्विसेज। अच्छा, मुझे ये मैं पूछा EBMS किसका है, एब्रीविएशन किसका है? एलिगेंट बिजनेस सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म है एलिगेंट बिजनेस सर्विसेज। ओके ओके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने शुरू में आगाज़ किया कि आपके माशाल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, तो अभी ये बताइएगा कि आप EBMS के तहत कौन सी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं और क्या क्या सर्विस जो है आप फ्राहम कर रहे हैं? देखिए, हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में बिजनेस सेटअप की जो है वो तकरीबन 5 कंपनीज हैं डिफरेंट ब्रांड्स के नाम के साथ। उसके अलावा हमारी IT की कंपनी है और ओपल स्काई मीडिया, जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं मीडिया से रिलेटेड, वो कंपनी भी है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी आ जाती है इसके अंदर। और उसके अलावा हमारी जो है IT से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, मतलब जितने भी आप रियल स्टेट, यस, इट्स वन ऑफ देम। और उसके अलावा ई-कॉमर्स भी मैंने किया फॉर सम टाइम, लेकिन उसमें आपको पता है कि इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है। तो फिर मैंने जो है ई-कॉमर्स का बिजनेस जो है उससे मैं बैकआउट हो गया था, बिकॉज काफ़ी टाइम देना पड़ता है उसके अंदर। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। मेरे पास कुछ मेरे ही क्लाइंट के प्रोडक्ट्स थे, मुझे उसने चैलेंज किया था कि मैं आपको 500 पीसेस देता हूँ। वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे, एक्सरसाइज रिलेटेड एक प्रोडक्ट था, तो वो 500 के 500 मैंने बेच के उसको दिखा दिए। लेकिन मैंने उसको कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्वेंट्री को होल्ड करूँ। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई मीन, आप जिस चीज़ में आपका नॉलेज है और जिस बिज़नेस को आप अच्छी तरह से समझते हो, उसको अगर आप दुबई के अंदर एग्जीक्यूट करोगे तो इंशाल्लाह यकीनन उसमें कामयाबी होगी। वेरी गुड। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ जितना इन्होंने बिज़नेस के बारे में बताया है, यानी कि आपको अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटी मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट यहाँ पे हैं, वो कंपनी बनाते हैं और आपको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है इनकी क्वालिटी ये है कि आपको बैंक कंपनी सेटअप से लेके बैंक अकाउंट ओपनिंग तक, इसके अलावा वेबसाइट सर्विसेज, CRM सिस्टम, एवरीथिंग, IT का हो, सोशल मीडिया का हो, तमाम एक छत तले आपको सारी सहूलतें मिलती हैं। मैं राइट सर? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि चलें अब आते हैं बिज़नेस के जो ओपन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बताइएगा कि बिज़नेस शुरू करने से पहले यूएई के अंदर आप इन्वेस्टर को क्या मशवरा देंगे, क्या चीज़ उसको सबसे पहले देखनी चाहिए?
देखें, यूएई के अंदर अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना बिज़नेस प्लान बनाना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका अच्छा, अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमें क्या बिज़नेस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि ये देखें कि आपका अपना एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। अब एक डॉक्टर है, वो गैरेज तो नहीं बनाएगा ना, वो क्लिनिक ही बनाएगा। तो अगर डॉक्टर गैरेज बना ले, वो नाकाम हो जाएगा क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं है। इसी तरह अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपको सूट करती है आईटी कंपनी, क्योंकि उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है। सो इट रियली मैटर्स कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, उस हिसाब से आप अपनी कंपनी जो है वो बनाएं। तो हम अक्सर लोगों को यही कहते हैं कि भाई आपको क्या आता है, जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज़ है वही लाइसेंस हम आपको ऑफर करेंगे, बजाय इसके कि आप किसी ऐसी चीज़ में हाथ डालो जिसकी आपको नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, सब दो सेक्टर हैं यहाँ पे जहाँ पे आप बिजनेस ओपन करते हैं। एक तो फ्री जोन है और एक मेनलैंड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़रा आसानी से हमारे जो व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे करना चाहते हैं तो उनको ज़रा बता दें आसानी के साथ क्या हो। देखें, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि फ्री जोन के अंदर जो है आप मेनलैंड में ऑफिस या शॉप वगैरह नहीं ले सकते। मेनलैंड के अंदर आप रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि रेस्टोरेंट्स हो गए, ग्रोसरीज हो गई, उसके अलावा जो है सैलून वगैरह हो गए, ये सारे लाइसेंस मेनलैंड में बनते हैं। टेक्निकल सर्विसेज हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, ये सारे मेनलैंड में आते हैं। इसके अलावा रियल स्टेट जिसमें आप रेंटल का काम करते हैं, ये भी जो है मेनलैंड में आती है। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम फ्री जोन में नहीं कर सकते, सिर्फ मेनलैंड में कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस एक और भी बता दूं, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, फ़र्ज़ कर लें आप आईटी की कंपनी है, आप एक वेब डेवलपर हैं या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, या आपने कोई मीडिया रिलेटेड कोई कंपनी बनानी है, तो स्टार्टअप के लिए मार्केट को देखने के लिए आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो विद अ फ्री जोन लाइसेंस, क्योंकि उसमें कॉस्ट जो है ना वो आपकी बहुत कम पड़ती है और रिन्यूअल भी उसका फिक्स्ड होता है। मेनलैंड के अंदर ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। उसके अंदर आपको ऐसी भी एक्टिविटीज़ है जिसमें फिजिकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, या तो फिर आपको जो है इजारी शो करना पड़ता है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। फ्री जोन्स में यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्लेक्सी डेस्क मिल जाता है। मेनलैंड में आप फ्लेक्सी डेस्क के ऊपर काम नहीं कर सकते, और बैंक अकाउंट ओपनिंग में भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं अगर आपके पास ऑफिस नहीं है। तो मेनलैंड के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन होती है कि फिजिकल ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टअप कंपनी को मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपने शॉप नहीं बनानी, अगर आपने रिटेल बिजनेस नहीं करना, तो आप फ्री जोन से स्टार्ट लें और उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके फ्री जोन की ब्रांच आप मेनलैंड में बना लें। अगर मैं शॉर्ट बोलूँ कि अगर ज़्यादातर जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है वो फ्री जोन में, जो हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिकली मैं अगर इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ करेक्ट मी, और जैसे जो फिजिकल बिजनेस जिसमें रेस्टोरेंट का और सैलून वगैरह जो जिक्र किया आपने, वो आपको मेनलैंड पे जाना पड़ेगा। देखें, आप सर्विसेज का बिजनेस जो है मेनलैंड में भी कर सकते हैं। मैंने फिर से आपको बताया ना, ये डिपेंड करता है कि आपको अगर किसी अच्छी लोकेशन पे अपनी ऑफिस चाहिए और आप समझते हो कि इसमें मुझे ज़्यादा वीज़ा वगैरह भी चाहिए होंगे, अगर आपके पास फिजिकल ऑफिस अपनी मर्जी की लोकेशन है, तो आई रिकमेंड कि आप मेनलैंड में लाइसेंस बनाएं। फ्री जोन में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि जैसे आप किसी भी फ्री जोन में लाइसेंस बनाते हो तो वो ऑफिस उस जुरिस्डिक्शन से बाहर आप जैसे कि प्राइवेट ऑफिस होता है वो नहीं बना सकते। अलबत्ता एक चीज़ है कि फ्री जोन के लाइसेंस में आप किसी भी बिजनेस सेंटर में, ना सिर्फ दुबई में, दुनिया में कहीं पे भी आप ऑफिस ले सकते हो, वेरी नाइस, बट इट शुड बी इन अ बिजनेस सेंटर। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टर होता है लाइसेंस बनाते वक्त गलतियां कहाँ पे होती हैं, मिस्टेक कहाँ पे होती हैं, और आप उसको कैसे करेक्ट करते हैं? देखिए, बिजनेसमैन को हमेशा बिजनेस करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए, उसको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, और जिस फील्ड से उसका एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में जाना चाहिए, एक बिज़नेस प्लान स्ट्रक्चर करना चाहिए। इस सिलसिले में अगर अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, उनको अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है, काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, वो हमसे पूछते हैं कि यूएई में कितनी मार्केट है इस चीज़ की, क्या हमारा ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। तो उसको हम जो है अपनी तरफ से रिसर्च करके उनको बता देते हैं कि ये बिज़नेस आपका यहाँ पे कामयाब होगा या नहीं। वैसे तो हर बिज़नेस यहाँ पे चल जाता है, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, क्योंकि दुबई आपको पता है कि हर कोई यहाँ पे आता है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइएगा कि दुबई में जो इस वक्त जो पुरकशिश बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं, मतलब कि आप कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इमीडिएटली स्टार्ट करें तो आप इनकम अर्निंग कर सकते हैं उसके ऊपर? देखिए, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इमीडिएटली आपकी इनकम आना शुरू हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दुबई में इस वक्त बूमिंग कौन सा बिज़नेस है, तो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके अंदर। आईटी का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं
जिनको डिजिटल मार्केटिंग की दिक्कत होती है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल डेड हैं, तो वो आईटी कंपनीज उनकी सपोर्ट और हेल्प कर लेती हैं। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में या 5 सालों के बाद, मुझे जो लग रहा है, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आई थिंक एआई इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आजकल। एआई के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी बन चुकी हैं जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आने वाले दिनों में आपको एआई की बहुत ज़रूरत पड़ेगी किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो जो एआई बेस्ड कंपनीज हैं वो आई थिंक उनको काफ़ी बेनिफिट होगा फ्यूचर में। वही मैं अगला क्वेश्चन में यही था, आपको खुद बता दिया कि अगले 5 सालों में एक तो एआई बता दिया, और कौन से अगले बिजनेस जिनको 5 सालों के अंदर बूस्ट मिलने वाला है जो अभी से प्लानिंग कर लें? मेरे ख्याल से एआई के अलावा और कोई बिजनेस मुझे नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें उस पर जुड़ी हुई हैं। और एआई भी कोई ऐसी फील्ड नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो वीडियो में काम आती हैं एआई के ऊपर। अभी एआई के ऊपर आपका डिजिटल मार्केटिंग पूरा ऑटोमेशन पे चल सकता है। उसके अलावा आपके जो ब्लॉग्स वगैरह हैं वेबसाइट के, वो सारे आप एआई के थ्रू राइट करवा सकते हैं। इवन कि आप इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको एआई के थ्रू जो है यहाँ पे बैठा के और अपना इंटरव्यू भी करवा सकता हूँ, जिसमें आप वर्चुअल होंगे, मतलब आप रियल नहीं होंगे। ऊपर शक्ल ना मेरी बदल दीजिएगा। वो ना ऊपर कतरीना कैफ लगाई हो आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल आप और आपकी आवाज़, इन दोनों चीज़ों को क्लोन किया जा सकता है। हाँ, ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि जो है आप, जैसे मैंने आगाज़ कर दिया, शुरू में बोल दिया था कि आप पूरी फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं आपको, मगर इसके अलावा जब आप बिज़नेस सेटअप करने आता है आपके साथ बंदा, तो आप उनको किस किस्म की सपोर्ट फराहम करते हैं वीज़ा समेत और सारी चीज़ों में, थोड़ा सा बताइएगा। देखें, यूएई में आपको रहने के लिए ना वीज़ा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आते हो 2 महीने के लिए, जिसकी आप एक्सटेंशन ले लेते हो। दूसरा ये है कि या तो आपको जॉब करनी पड़ेगी यहाँ का रेजिडेंस लेने के लिए, या आप फैमिली में किसी की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा का ऑप्शन है, जिसमें आपको जो है कंपनी बना के और उस कंपनी के ऊपर आप एज ए इन्वेस्टर जो हैं यहाँ की रेजिडेंस ले सकते हैं। तो जब आप कंपनी बनाते हो, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि इसमें हम क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं, तो सिर्फ लाइसेंस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन्वेस्टर्स को फराहम करते हैं। उसमें ये होता है कि लाइसेंस के बाद आपका जो इमिग्रेशन कार्ड है, वीज़ा है, मेडिकल है, एमिरेट्स आईडी है, बिजनेस बैंक अकाउंट ओपनिंग है, पर्सनल बैंक अकाउंट ओपनिंग है। उसके बाद आपकी फैमिली की स्पॉन्सरशिप है, जिसमें आप अपने बच्चों को और अपने वालदेन को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है गोल्डन वीज़ास का भी काम करते हैं, जिसमें आप जो है अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो गोल्डन वीज़ा के लिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उन्होंने मिलियंस की यहाँ प्रॉपर्टियाँ ली हुई है, लेकिन इस चीज़ की फैसिलिटी वो नहीं ले रहे। उसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और उस कंपनी में आपकी सैलरी जो है वो 30,000 प्लस है और आप डिग्री होल्डर हो, तो उस बेसिस पे भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, गोल्डन वीज़ा से याद आया, ये तो आपने बता दिया एज ए सैलरी या आप इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर, और भी प्रोफेशन हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ यूएई गोल्डन वीज़ा दे रही है, जैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्पेशलिस्ट है, कंसल्टेंट है, उस बात पे लॉयर है या आर्टिस्ट है, उसके ऊपर कौन कौन सी कैटेगरी? बिल्कुल, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत सारी जिनको यहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट ने जो है गोल्डन वीज़ा दिया हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद उनका भी हो जाता है। बट इट डिपेंड्स कि आप कितने फेमस हो, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी मिला हुआ है काफ़ी सारे। ओके। अच्छा, मेरा भी काम करवा दें, मेरा जर्नलिस्ट का बन जाएगा, 5 साल का लग जाएगा? ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपके फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है, आप कितने फेमस है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, सिर्फ जर्नलिस्ट होना इस बात का, इस तरह तो हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाता है। मैं बुक राइटर भी हूँ, मैं प्रोग्राम होस्ट कर चुका हूँ, मैं जो काफ़ी काम किया है 20 सालों से, मैं मैगजीन भी पब्लिश करता रहा हूँ, तो इसके ऊपर मिल जाएगा मुझे? मैंने आपको बताया ना, ये डिपेंड करता है अप्रूवल के ऊपर। अब मैं आपको कह दूं कि मिल जाएगा और फिर अप्रूवल ना आए, तो हर चीज़ देखें, यूएई के अंदर इवन आप किसी भी किस्म का वीज़ा लेते हैं, उसका अप्रूवल ज़रूरी होता है। ये एक सिक्योरिटी अप्रूवल होता है जो यहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। और जैसे आप अगर मेरी बात करें, हो सकता है कि मेरा वीज़ा भी ना रिन्यू हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको अभी यहाँ का वीज़ा नहीं दिया जा रहा फॉर सम रीज़न, तो हम ये नहीं कह सकते कि गारंटेड आपको वीज़ा मिलेगा, बट 90% अप्रूवल्स आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं, ऑफ कोर्स वी आर, हमें जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमें लॉ का, उनकी अपनी पॉलिसी है, वी शुड
एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट बिल्कुल जो बिल्कुल उनका ऐसे। बिल्कुल है। तो आपका थोड़ा सा मैं देखूँगा, आप माशाल्लाह बचपन आपका गुजरा, पैदा यहाँ पे हुए, तो लोकल के साथ आपका मिलना जुलना ये वो सारा, क्योंकि नए आने वालों के लिए अरबी का भी मसला, लैंग्वेज का मसला, तो आप का थोड़ा सा शेयर करेंगे बचपन की यादें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो लोकल्स के साथ आपका टाइम गुजरा, कैसे लोग हैं वो, कैसा टाइम गुजरा उनके साथ? देखिए बचपन से हम यहाँ पे इस कल्चर में रह रहे हैं तो डेफिनेटली लोकल्स के साथ काफ़ी टाइम गुजरा है। कंदूरा नहीं पहनते लेकिन आप सुने कंदूरा? बहुत कम दुबई आने के लेकिन बाद लोग मैं नहीं पहनता, लेकिन जब मैं एलएन में था तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं पहनता अच्छा, था। दुबई में आपको पता है यहाँ पे भी लोकल्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको कंदूरे में नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो अब तो दुबई बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत आगे निकल गया है दुनिया में अगर आप देखें तो। तो अच्छा ये बताइएगा कि फ्रीलांस जो अपना ये फ्री जोन है, मुझे इस बारे में थोड़े से जब मैं दोस्तों को कहा है कि आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आए थे, वो कहते हैं ये लाजमी पूछिएगा कि फ्री जोन के ऊपर कंसल्टेंट, जो बिजनेस कंसल्टेंट वाले, वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत कुछ दावे कर देते हैं, जनाब फिक्र ही ना करो जनाब, एक लाइसेंस खोलो फ्री जोन में, ऐसी इतनी आप पेमेंट प्लान के ऊपर है, किस्तों में आप कर पैसे दे दें और लाइसेंस खोलें। लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ा मसला है कि आप शुरू में पैसे थोड़े होते हैं, जब रिन्यूअल आती है तो वो अच्छी खासी आती है, तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा। देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फ्री जोन्स के अंदर जो है डिफरेंट फ्री जोन्स हैं और डिफरेंट प्राइसेस हैं इसके अंदर। अब अगर आप रासल खैमा फ्री जोन की बात करें और उसमें एक वीज़ा के लाइसेंस की बात करें तो वो 12,000 में आता है और उसमें लाइफ टाइम आपका वीज़ा रिन्यूअल फ्री होता है। तो शुरू में भी 12,000 आता है। कुछ कंसल्टेंट्स ये करते हैं कि ये 12,000 वाला पैकेज कुछ कम प्राइस में डिस्काउंट देके ठीक है। और उसको बेच देते हैं, लेकिन रिन्यूअल इसकी फिक्स्ड होती है। इसी तरह अगर आप दुबई के फ्री जोन्स की बात करें, जैसे कि मीदान फ्री जोन है, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टाइम आपका खर्चा आता है वीज़ा के साथ, इमिग्रेशन कार्ड, सारी चीज़ें मिला के 22,000 का, और उसका रिन्यूअल जो है वो 12,500 में होता है। प्लस डिपेंड करता है कि कितने वीज़े आपने लिए हुए हैं, हर वीज़ा एलोकेशन की फ़ीस अलग अलग होती है। ठीक है। तो फ्री जोन की प्राइसेस बहुत ट्रांसपेरेंट और वो जो है डिक्लेयर्ड होती हैं, वो लिखा होता है उसमें कि उसका रिन्यूअल क्या है। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाएं बिजनेस लाइसेंस बनाने के लिए, तो आप उनसे प्रपोजल लिया करें। उस प्रपोजल के अंदर आप ये देखा करें कि रिन्यूअल की कॉस्ट मेंशन है या नहीं। अगर वो प्रपोजल आपको दे देते हैं और उसके बाद अगले साल आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो यहाँ पे दुबई में बना हुआ है, आप वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं कि ये कंसल्टेंट जो है मेरे से ज़्यादा डिमांड कर रहा है। इसके अलावा आप फ्री जोन से भी रब्ता करके, जहाँ का आपका लाइसेंस है, आप उनसे भी कॉस्ट ब्रेकडाउन ले सकते हैं। अगर आप हमारी कंपनी की बात करें, हम तो बड़े ट्रांसपेरेंट हैं अपनी प्राइसेस में। हम फर्स्ट ईयर पे डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन हमारे तमाम प्रपोजल्स में रिन्यूअल कॉस्ट मैंशनड होती है। वेरी नाइस। वो इसलिए होती है क्योंकि आगे चल के हम नहीं चाहते कि कोई डिस्प्यूट हो, और क्लाइंट का ये काम है कि वो प्रपोजल को अच्छी तरह से पढ़े, उसमें सारी टर्म्स कंडीशन हर चीज़ लिखी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और साइन कर देते हैं, फिर अगले साल आके पछताते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। वो जैसे बैंकों वाले फौरी ऐसे साइन करा लेते हैं, इतना टर्म एंड कंडीशन इतनी लिखी होती हैं, सर बंदा पढ़ते नहीं साइन कर देता है। नहीं, बैंकों के तो काफ़ी लंबे फॉर्म होते हैं, कंसल्टेंट के इतने लंबे नहीं होते, 2-3 पेजेस के होते हैं। एंड इट्स गुड कि अपफ्रंट आपको जो है सारी चीज़ें उसके अंदर मैंशनड होती हैं। अच्छा ये बताइएगा कि फ्री जोन का लाइसेंस जब आप फर्ज करें लिक्विडेशन करने जाते हैं या बंद करवाने जाते हैं, तो उसके ऊपर भी अच्छे खासे खर्चा आता है। अच्छा खासा तो नहीं होता। देखें दुबई के अंदर आप अगर अपना वीज़ा कैंसिल भी करते हैं तो उसकी भी फ़ीस होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी फ़ीस है। मैं आपको बताता चलूँ एक चीज़ कि देखिए लोग ये कहते हैं कि दुनिया में जैसे टैक्स कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लाइसेंस जो है इतना महंगा नहीं होता। अगर आप यूके की बात करें, आई थिंक 50 पाउंड के अंदर वहाँ पे लाइसेंस बन जाता है, इफ़ आई एम राइट। तो 200-250 में यूएसए में बन जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन देखें यहाँ पे क्या है कि आप इतने टैक्सेस नहीं देते जैसे आप उन कंट्रीज़ में दे रहे हो। तो इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन, यहाँ आप जितना कमा रहे हो वो आपकी जेब में जा रहा है। सिर्फ एक चीज़ है, यहाँ पे VAT 5% उसकी भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड पे आते हो तो फिर आपको VAT एप्लीकेबल होगा। बाकी 5% इंपोर्ट पे जो है कस्टम ड्यूटी होती है, वो तो हर किसी को पता है। अब आ गया कॉर्पोरेट टैक्स 9%, उसका भी थ्रेशोल्ड है, उसके बाद आपको 9% देना है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें दुनिया में तो बहुत कम, ना होने के बराबर। हाँ, सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई में अभी इतने टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें नहीं आई। स्टिल इट्स हेवन फॉर डूइंग बिजनेस। अच्छा सर, मैं ये बताएंगे, मैं अगर किसी के पास पैसे थोड़े हैं, ठीक है, वो बिज़नेस भी करना चाह रहा है, तो थोड़े से पैसों के अंदर मिनिमम जो है ना वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कितने पैसों में? बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास कम से कम पैसे हैं तो हमारे पास पैकेजेस हैं 9,500 दिरहम में। इसमें आपका लाइसेंस भी हो जाता है, इमिग्रेशन कार्ड भी हो जाता है, इसमें आपका वीज़ा भी हो जाता है, चेन स्टेटस भी हो जाता है,
और उसके अलावा आपका जो है एमिरेट्स आईडी और मेडिकल हो गया, बिजनेस बैंक अकाउंट हो गया, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस रह जाता है, वो उसमें हमने पैकेज में नहीं डाला क्योंकि हर इंसान की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये भी है कि आप कौन सी वाली इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मल भी आती हैं कुछ, उसके अंदर पैकेजेस हैं वीआईपी के, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वो हम एंड ऑफ द डे बता देते हैं। लेकिन 9,500 में आप वीज़ा के साथ एक लाइसेंस लेके और एज अ स्टार्टअप कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज़ाद वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं UAE ये के उधर अंदर आने वाला था कि ये क्या है, ये भी है ये कुछ भी नहीं है। ये इसमें ये होता है कि लोग जो हैं कंपनी बना के और उसके अंदर लोगों को वीज़े बेचते हैं, विच इज़ इलीगल। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी आज़ाद वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और जो लोग वीज़ा वो ख़रीदते हैं उनको भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद वो कंपनी रिन्यू भी नहीं होती। और इस वजह से अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी क्रैकडाउन भी किए हैं। मेनलैंड के अंदर काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये काम किया। फ्री जोन में तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद वीज़ा लाइसेंस रिन्यू नहीं करते तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है वीज़ा कैंसिल करने में। तो उसका काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो प्रोसीजर होता है, फिर आपको जाके कंप्लेन करनी पड़ती है। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी आज़ाद वीज़ा ले, और हम कभी भी वीज़ा नहीं बेचते, हम हमेशा लाइसेंस के साथ वीज़ा देते हैं, क्योंकि यही एक लीगल रूट है यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए। अगर आपको इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप जॉब कर लो और लीगली यहाँ पे काम करो। आज़ाद वीज़ा लेके ख़ुद को फंसाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज़ाद वीज़ा आप लेते हो 10-12 हज़ार में, इससे अच्छा है आप अपना लाइसेंस ले लो 9,500 में। इसके साथ आप काम भी कर सकते हो और उसके अलावा इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा। और जितने का ये आज़ाद वीज़ा लेते हैं 9 से 10,000 12,000 का भी बिकता है, तो उसमें आप 8 साल 9,000 के अंदर तो आप लाइसेंस भी दे रहे हैं और उसको 2 एक्टिविटी भी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है, साथ वीज़ा भी दे रहे हैं। नहीं, हम 10 एक्टिविटीज़ तक दे सकते हैं इसके अंदर। आप एक्टिविटीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जनरल ट्रेडिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, आईटी की कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ हो गई। उसके अंदर जो है आपको और भी बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड, फूड स्टफ ट्रेडिंग, गारमेंट ट्रेडिंग, और इसके अलावा जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपने करनी है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब 1000 से ऊपर एक्टिविटीज़ है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 9,500 दिरहम में। आप इमेजिन करें कि लोगों को पता नहीं है अभी तक, इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता, वो किसी को भी पैसे देके किसी एजेंट वगैरह को, और वहाँ से आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं और उसके बाद बीच में फिर लटक जाते हैं। और ई कॉमर्स का थोड़ा बताइएगा लास्ट में। ई कॉमर्स जो है वो इसका कुछ स्कोप है यहाँ पे, और लाइसेंस भी, कॉस्ट भी सुना कम है यहाँ पे ई कॉमर्स? बिल्कुल, ई कॉमर्स का स्कोप है यहाँ पे, और इस वक्त मार्केट में जो 2 कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं यहाँ पे, अमेज़ॉन है और नून है। इसके अलावा कुछ और प्राइवेट कंपनीज भी हैं फ्री जोन के अंदर जो ई कॉमर्स के अंदर हैं। देखिए, बाइंग पावर बहुत है यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में। यह है कि यहाँ पे लोग ख़रीदते हैं ऑनलाइन अपने कार्ड से, उनको ट्रस्ट है यहाँ पे, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे से यहाँ पे लोगों को पता है, जैसे स्ट्राइप हो गया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे है, तो उससे आप जो पेमेंट कर रहे हो वो सिक्योर है, आपको आपका प्रोडक्ट यकीनन मिलेगा। लेकिन फिर भी इसमें आपको रिसर्च करनी चाहिए कि वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी सारी फॉरेन की कंपनीज भी यहाँ पे एड्स वगैरह उनके आपको नज़र आते होंगे सोशल मीडिया पे। तो जब भी आप परचेजिंग करें तो ये देख लिया करें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है। ऐसा ना हो कि कोई पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी हो या किसी और कंट्री में हो और आपने वहाँ से परचेज़ कर लिया और उसके बाद आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिला। तो ई कॉमर्स का काम है बिल्कुल यहाँ पे, और मैं समझता हूँ लोग बहुत सारे जो है वो चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे और ऑनलाइन अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप जो है वो अमेज़ॉन की मार्केट प्लेस पे भी एज अ प्राइवेट लेबल करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। बट अगेन यू नीड अ लाइसेंस फॉर ड्रॉप शिपिंग ऑफ कोर्स। और ड्रॉप शिपिंग इज़ डिफरेंट। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, आप एक वेबसाइट बना लेते हो और उस वेबसाइट के अंदर जो है आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट कर देते हो। जब आपको ऑर्डर आता है तो आप फिर वो ऑर्डर जो है प्लेस करते हो। अली एक्सप्रेस हो गया, जिस तरह से एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठा के अपनी वेबसाइट पे रखते हैं। ड्रॉप शिपिंग में टाइम बहुत लग जाता है, जैसे कि डिलीवरी में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। यहाँ मिडिल ईस्ट में एक मसला ये है कि यहाँ पे लोगों को आदत हो चुकी है फास्ट डिलीवरी की, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं अमेज़ॉन के। अमेज़ॉन, आपको पता है अमेज़ॉन प्राइम जो है वो आपको सेम डे डिलीवरी भी दे देता है। मेरे ख्याल से नून ने 4 घंटे में डिलीवरी भी शुरू की है, तो 10-12 दिन कोई वेट नहीं करेगा। ये ड्रॉप शिपिंग यूएस वगैरह में बड़ा अच्छा चल जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आप 10-12 दिन, अगर मैं कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ मैं तो ऑर्डर कैंसिल कर दूँगा। डेफिनेटली बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा अभी जिक्र हो रहा था कि आप माशाल्लाह ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, सब काम ही कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट भी सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी कुछ क्योंकि मॉर्टगेज का बड़ा अभी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, लोग
यहाँ पे सैलरी बेस्ड लोग हैं, अपना घर भी बनाना चाहते हैं, ख्वाहिश भी उनकी है, तो मॉर्गेज के ऊपर भी सुना है आपको प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर कि आप लोगों को फैसिलिटीज कर रहे हैं? जी हाँ, मॉर्गेज के ऊपर हम ये कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि यहाँ की बैंक्स जो है ये फैसिलिटीज़ दे रही हैं। इसमें हम ये करेंगे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस देंगे, मतलब हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे अपने क्लाइंट से। अगर आपको यहाँ पे अपार्टमेंट लेना है, विला लेना है, बट इसके लिए डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए तो डेफिनेटली फिर हम आपको ना बैंक से ये सर्विस लेके दे सकते हैं कि बैंक जो है वो फाइनेंस कर देगी आपके घर को, और आप किस्तों में पैसे पे कर सकते हो बैंक को। उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 3.5 to 4%। कुछ भी नहीं। तो कितने आप बेसिक रिक्वायर कितनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए? 15-20? देखिए, मॉर्गेज के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 15,000 सैलरी तो होनी चाहिए। 15,000 से कम वाले को बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके मंथली अगर वो 15 साल 16 साल के लिए उस पर कर लेता है मॉर्गेज, तो 3,000 3,500 की जितना वो रेंट दे रहा है यहाँ पे, आई थिंक इज़ ए बेस्ट गुड आइडिया, बेस्ट ऑफ लक। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा आइडिया है। मतलब इंशाल्लाह आई होप कि आप इंशाल्लाह जिस तरह आप बाकी बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं इंशाल्लाह इसमें भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलाम साहब, आपने थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे नहीं बात आपने करके इंशाल्लाह। एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई है सर। ये मैं आपकी यही मेरी विश थी कि आप आते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोग जो है ना वो वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, चीज़ें गलत बेच रहे हैं। तो मेरी विश होगी कि आप हर वीक के ऊपर आके हम एक मौजूद के ऊपर बात करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब्दुल सलाम लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और थोड़े से वक्त में हमने बहुत सारी कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह आपने देखा कितना नॉलेज और फ्लुएंट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। तो इंशाल्लाह हर वीक के ऊपर हम बैठा करेंगे और एक एक बिज़नेस के ऊपर डिस्कस किया करेंगे। फर्ज करें अगर हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे आप उसको कर सकते हैं, वो सारा इंशाल्लाह। क्योंकि इनकी क्वालिटी ये है कि नॉलेज के साथ बैठते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ बैठते हैं। इस तरह रियल एस्टेट का लाइसेंस है, अगर रियल एस्टेट का लाइसेंस लोग समझते हैं कि सिर्फ मेन लैंड के ऊपर, ऑफ लैंड के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी ऑफ़र कर रहे हैं फ्री जोन। तो इसलिए इनसे इंशाल्लाह सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।